सबका हिसाब होगा में आज बात वेस्ट एशिया के उस भीषण आग की जिसकी लपटें अब तुर्की तक पहुंच रही हैं, तुर्की के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एर्दोआन का एक बयान और इजराइल का महाअभियान। इजरायली संसद ने तुर्की के खिलाफ डेथ वारंट पर साइन कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। पश्चिम एशिया में बारूद की जो आग लेबनान और गाजा से सुलगनी शुरू हुई थी, वो अब थमने के बजाय एक ऐसे मुहाने पर पहुंच रही है जहां से थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजने लगा है। इस महायुद्ध की लपटें तुर्की के सुल्तान कहे जाने वाले रेसेप तैयप एर्दोगान तक पहुंचने वाली हैं। एर्दोगान ने इजराइल को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरी दुनिया की कूटनीति में भूचाल ला दिया। इजराइल ने इसे बेहद खतरनाक और उकसाने वाला करार दिया है। इजराइल ने अपनी सीमाएं पार की तो तुर्की चुप नहीं बैठेगा, ये शब्द हैं एर्दोगान के। एर्दोगान के इस तेवर पर इजराइल ने पलटवार किया, जिसकी उम्मीद शायद तुर्की की राजधानी अंकारा को भी नहीं रही होगी, एर्दोगान को भी नहीं रही होगी, क्योंकि तुर्की नेटो देशों का सदस्य है और अगर नेटो के किसी भी देश पर हमला हुआ तो फिर पूरा यूरोप यानी कि नेटो के सभी देश उस जंग में आएंगे, यह नेटो का संविधान कहता है। इसलिए तुर्की इजराइल के खिलाफ चौड़ा होता रहता है। इधर इजरायली संसद ने तुर्की के इतिहास को कुरेदते हुए उसके खिलाफ एक नरसंहार वाला बिल पास किया। यह सीधे तौर पर एर्दोगान की दुखती रग पर हाथ रखना है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है वॉशिंगटन में बैठा वो शख्स जिसके दोस्तों की लिस्ट में बेंजामिन नेतन्याहू भी हैं और एर्दोगान भी हैं। जी हां, बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो नेतन्याहू के भी करीबी दोस्त हैं और एर्दोगान की भी तारीफ करते नहीं थकते, इस वक्त एक बहुत बड़े धर्म संकट में है। ट्रंप ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि इजराइल से नफरत के कारण एर्दोगान ईरान के साथ हाथ मिला सकता है। हालांकि तुर्की ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन असली फसाद की जड़ वो हथियार डील है जो ट्रंप आगामी नेटो समिट से पहले तुर्की के साथ करने जा रहे हैं। ट्रंप तुर्की को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और दर्जनों खतरनाक जेट बेचने की तैयारी में है। इस फैसले से इजराइल खफा है, गुस्से में है। एक तरफ तुर्की को अमेरिकी हथियारों की खेप मिलने का डर, दूसरी तरफ इजरायली संसद का तुर्की के खिलाफ पास हुआ बिल वेस्ट एशिया के कूटनीति में, राजनीति में एक बहुत बड़ा संकट लाता दिख रहा है, जहां ट्रंप को अपने दो दोस्तों में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। तो क्या एर्दोगान की बयानबाजी सिर्फ घरेलू राजनीति के लिए है, इमेज चमकाने के लिए है, या वाकई तुर्की इजराइल से लोहा लेने का मादा रखता है? इतनी औकात है वहां के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान की, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के जरिए तुर्की पर नकील कसने की कोशिश करेंगे और अगर तुर्की बहुत ज्यादा उछला तो उसका हिसाब भी कर दिया जाएगा। एर्दोगान की हुंकार, इजराइल का पलटवार। शब्दों से शुरू हुई जंग अब संसद तक पहुंचा दंगल। अब तेल नहीं बारूद बह रहा है, वेस्ट एशिया फिर धधक रहा है। तो क्या आने वाले समय में तुर्की वर्सेस इजराइल की कोई लड़ाई हो सकती है? क्या इजराइल तुर्की के पीछे जाएगा? तुर्की नेटो सदस्य है, यह भी इजराइल को नहीं भूलना चाहिए। यानी पूरी दुनिया में कहीं भी हालात सामान्य नहीं दिख रहे। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। ब्रिगेडियर राजन जामवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विंग कमांडर आशीष साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल सुशील पठानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। निपन आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा ब्रिगेडियर राजन जामवाल से। राजन जामवाल सर, अब 36 का आंकड़ा इजराइल वर्सेस तुर्की, या तो एर्दोगान अपनी राजनीतिक इमेज चमकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं या फिर मामला वाकई गंभीर है? देखिए, आप हिस्ट्री पे जाए, अगर इजराइल और टर्किश की रिलेशनशिप पे 49 में टर्की
तुर्की रादर पहला देश था जिसने इजराइल को रिकॉग्निशन दी थी। फिर 1958 में जाइए, एक एक्सिस बना था, तब उस टाइम शाह ऑफ ईरान का, तुर्की और इजराइल का बेसिकली अरब नेशनलिज्म के खिलाफ, तो काफी क्लोज मिलिट्री कोऑपरेशन होती रही। 90s में बहुत ज्यादा मतलब कोऑपरेशन रही। फिर कुछ चीजें हुई, स्पेशली गाजा वार, जो पहली गाजा वार 2008, और उसके बाद जब से एरोडन बने हैं, तो एक डेटरिएशन देखी गई है लगातार। अभी की हालत देखें शॉर्ट में, तो उनके दो फ्लैश पॉइंट हैं, एक सीरिया, एक ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। दोनों के अंदर इन दोनों का संघर्ष चल रहा है। बट संघर्ष उस लेवल का आज की डेट में नहीं है जो एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन ले सकता है। प्रेजेंटली स्टेटस ये है कि इजराइल नहीं, अगर तुर्की को अमेरिकी हथियार मिल रहा है, जिसके लिए पहले ही सिर पीट चुका है इजराइल, अमेरिका के में बहुत लॉबिंग कर चुका है, क्योंकि इस वक्त इजराइल तुर्की को एक कंपटीटर मानता है, फ्यूचर कंपटीटर मानता है। मतलब डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का इस वक्त अभी हालत नहीं है, पर एक फ्यूचर मिलिट्री कंपटीटर मानता है। और क्योंकि ये फ्यूचर मिलिट्री कंपटीटर है, तो ऑब्वियसली उसकी आर्मिंग इजराइल अपने नेशनल इंटरेस्ट में नहीं समझता। इसलिए ऑब्वियसली अमेरिका को वो प्रेशर डाल रहा है कि ये सेल्स ना हो। पर अमेरिका एंड ऑफ द डे कैपिटलिस्ट कंट्री है। अगर उसकी हथियार बिक रहे हैं, कौन खरीद रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको इस तरह देखिए, अभी भी 2-4 दिन पहले ब्राजील के प्रेसिडेंट ने बोला कि मैंने ट्रंप को चिट्ठी लिखी है कि जितने इलीगल हथियार ब्राजील में आ रहे हैं और हमारी पुलिस पकड़ रही है, वो सारे यूएस ओरिजिन के हैं। तो आप कुछ कीजिए बट देन अमेरिका में गन लॉज और ये हथियारों के मतलब पूरी इकोनॉमी उसके ऊपर टिकी हुई है। सो ऑब्वियसली फॉर देम देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट कम फर्स्ट। तो इसलिए उनको किसी को भी बेचने में, और ना सिर्फ ये आज हो रहा है, ये आज से पहले भी, वो जो भी हथियार खरीदना चाहता है वो ओपनली दोनों साइड्स को हथियार देते हैं और सेम हथियार देते हैं, उनके काउंटर भी देते हैं। दैट इज हाउ अमेरिकन इकोनॉमी खड़ी हुई है और वो उसी पे काम कर रहे हैं। तो मतलब आई डू नॉट सी एक इसकी वजह से एक इमीडिएट कन्फ्रंटेशन कमिंग अप। यस, प्रोटेस्ट करेगा इजराइल, वो करेगा। अभी जो इजराइल में जो आर्मेनियन जेनोसाइड हुई थी, उसको जेनोसाइड डिक्लेयर किया, ये पर ये पहले विश्व युद्ध की बात है, 1915 में हुई थी ये तकरीबन जेनोसाइड, और आज 110 साल के बाद ये इजराइल ऑफिशियली उसको डिक्लेयर कर रहा है। और मतलब आने वाले समय में अगर एरोडन चले जाते हैं, आई कैन स्टिल सी कि वापस रिलेशंस इजराइल और टर्की के जैसे पास्ट में थे उस प्रकार दोबारा भी आने के ये आदमी, इस आदमी का जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि जब ये व्हाइट हाउस, ओवल हाउस में बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि, मजाक उड़ाया था, तंज किया था और कहा था कि कैसे इलेक्शन रिग किया जाता है, ये अगर आपको सीखना है तो एर्दोआन से आप सीख सकते हैं। उनके मुंह पर कहा था, तो वो तो जाएंगे नहीं, वो इलेक्शन रिग करने में मास्टर हो चुके हैं। मैं आशीष जी का इस पर ओपिनियन जानना चाहूंगा। क्या वो देखते हैं कि कोई अभी के टाइम पे तुर्की वर्सेस इजराइल की कोई दुश्मनी दिख रही है? बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहा है ओवर द डिकेड्स। ये अकेला ऐसा बायलैटरल है विवेक, जिसमें इतने अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। नॉर्मली एक तरह का दिखता है कि 10, 20, 30 सालों में एक आप फ्रेंड्स होते हैं, फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आप अलग हो जाते हैं। बट इजराइल एंड टर्की का इतिहास गवाह है कि वेरी हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड। और इवन व्हेन एर्दोगन वाज देयर इन ऑफिस, उसके समय में भी उनको कई बार क्लोज एसोसिएशंस हुए। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल को ये मालूम है कि ये जो सेक्युलर कंट्री है टर्की है, ये इजराइल के कुछ एनिमीज की तरफ झुका हुआ है, और पिछले 10-15 वर्षों में काफी झुकाव आया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो इजराइल ने अपनी मोसाद को लगा रखा था, और इन्होंने कई सालों में कई मोसाद एजेंट्स को या सस्पेक्टेड अपने टर्किश एजेंट्स वर्किंग फॉर मोसाद के लिए एक्शन लेना शुरू किया था। और इनका लीनिंग टुवर्ड्स देयर ओन फेदर्स काफी बड़ा था। इसलिए इजराइल भी अपना स्टैंड को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। आई रियली डोंट थिंक विवेक दे कंसिडर टर्की एज अ वेरी मेजर मिलिट्री थ्रेट, बिकॉज
इजराइल ने इनके बहुत से गोला बारूद हथियारों को सही किया है, रिपेयर किया है, एडवांसमेंट करी है, वैल्यू एडिशन किया है ओवर द इयर्स। तो तुर्की को अंदर क्या है उनके पास, ये भी इजराइल के पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।